हमारे आज के स्रोत में एक लाइन है जो मेरे दिमाग में मतलब अटक सी गई है। खुद पर काबू पाने वालों को मेरा सम्मान, क्योंकि दुनिया को जीतना आसान है लेकिन खुद को हराना वहीं से असली खेल शुरू होता है। ये एक बहुत बहुत गहरी बात है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई की तरफ इशारा करती है ना? हाँ, हम अक्सर बाहरी जीत को ही सब कुछ मान लेते हैं, करियर में सफलता, कोई मुकाम हासिल करना, पर असली लड़ाई तो वो हमेशा अंदर चलती है, अपनी ही आदतों के खिलाफ, अपनी ही बहानों के खिलाफ। बिल्कुल। और ये एक जानी पहचानी लड़ाई है। मतलब स्रोत में इसी अनुभव का जिक्र है जिससे शायद हम सब गुजरते हैं। हम बड़े जोश के साथ कुछ शुरू करते हैं, सोचते हैं कल से सुबह 5 बजे उठेंगे, हाँ, या पूरे फोकस से काम करेंगे, और कुछ दिन पता है चलता भी है। हाँ। फिर जैसे थोड़ा दबाव बढ़ता है या थोड़ी थकान होती है तो सारी अच्छी आदतें हवा हो जाती हैं और फिर मोबाइल हाथ में आ जाता है और हम खुद को वही पुरानी कहानी सुनाते हैं, मैं कोशिश तो करती हूँ पर मुझसे हो नहीं पाता। और यही कहानी सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। हाँ, हम खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगते हैं जो शुरू तो करता है पर खत्म नहीं कर पाता। स्रोत में यही तो कहा गया है कि खुद को हराना सबसे मुश्किल है। सही कहा, और इसीलिए आज हम इस पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे स्रोत में ना एक 6 महीने का पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप दिया गया है। अच्छा, और वो है स्थायी बदलाव के लिए। ये सिर्फ कुछ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को ही बदलने के बारे में है। एक लाइन है, जब इंसान अपनी पहचान बदलता है तो आने वाले 10 साल अपने आप बदल जाते हैं। वाह। तो आज हमारा मिशन है कि इस रोड मैप में दिए गए 5 कदमों को एक एक करके समझे, ताकि जो भी ये बदलाव चाहता है उसे एक साफ रास्ता मिल सके। बिल्कुल। चलिए इस नक्शे को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। ठीक है, तो पहला कदम ये है, एक निडर लक्ष्य तय करो। निडर लक्ष्य? हाँ, स्रोत में खुद से एक बहुत शक्तिशाली सवाल पूछने को कहा गया है। सवाल ये है, अगर मैं डर से आजाद होती, अगर मुझे अपनी कमजोरियों की परवाह नहीं होती, तो अगले 6 महीनों में मैं सबसे जरूरी लक्ष्य क्या चुनती? ये सवाल तो अपनी बनाई हुई सीमाओं से बाहर सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर अपने लक्ष्य अपनी कमजोरियों और डर के चश्मे से ही देखते हैं। हम सोचते हैं, अरे मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं आलसी हूँ, या ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। हाँ, पहले हार मान लेते हैं। ये सवाल उन सभी आवाजों को एक पल के लिए चुप करा देता है और पूछता है कि आप असल में चाहते क्या हैं। स्रोत में इसके कुछ बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे एक स्टूडेंट के लिए निडर लक्ष्य हो सकता है, मैं रोज 6-7 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करूंगा, मैं इतना सिलेबस कवर करूंगा कि परीक्षा का डर ही खत्म हो जाए। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, नहीं, आप उस डर को ही जड़ से उखाड़ रहे हैं जो सालों से आप पर हावी है। पर एक पेशेवर के लिए कैसा दिख सकता है? स्रोत में एक उदाहरण है, हर दिन प्राथमिकता के हिसाब से काम होगा, ना कि मूड के हिसाब से। पर यह मेरे मन में एक सवाल आता है, पूछिए। एक पेशेवर के लिए क्या ये सिर्फ मूड की बात है? अक्सर तो प्राथमिकताएं दूसरों की वजह से बदलती हैं। बॉस का कोई जरूरी काम आ गया या टीम को कोई दिक्कत हो गई, ऐसे में लक्ष्य कितना प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब मुझे लगता है लक्ष्य की परिभाषा में ही छिपा है। लक्ष्य ये नहीं है कि बाहरी दुनिया में कुछ अचानक से नहीं होगा, वो तो होगा। अच्छा, अपनी अंदरूनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनेंगे। अच्छा, तो ये बाहरी अराजकता में आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के बारे में ये समझ में आता है। बिल्कुल, ये नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेने के बारे में है। तो जब कोई ऐसा निडर लक्ष्य बना लेता है जो उसे डराए भी और खींचे भी, तो एक सच्चाई सामने आती है कि हम असल में उस लक्ष्य की तरफ कितनी मेहनत करें, इसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं होता। हम बस कहते रहते हैं कोशिश कर रहा हूं। हाँ, और यहीं पर दूसरा कदम बहुत काम आता है, काम को मापना सीखो। यानी सिर्फ कोशिश करने से आगे बढ़कर असल में देखना कि कोशिश हो कितनी रही है। एकदम। स्रोत का नियम बहुत सीधा है, जब भी आप 2 घंटे पूरे फोकस से काम करें तो खुद को एक पॉइंट दें, और जब आप थकने के बाद भी खुद को थोड़ा और काम करने के लिए प्रेरित करें तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट। अच्छा। स्रोत में एक बहुत जरूरी लाइन लिखी है, ये अंक ईगो के लिए नहीं, ईमानदारी के लिए होते हैं। ये तो खुद को आईना दिखाने के लिए। बिल्कुल, ताकि आप खुद से झूठ ना बोल सकें। आप दिन के अंत में खुद को ये कहानी नहीं सुना सकते कि मैंने आज बहुत मेहनत की, जब आपके स्कोर कार्ड पर सिर्फ 2 पॉइंट हों। सही बात है। मैंने जब पहली बार ये कोशिश की तो मैं हैरान रह गई थी।
मुझे लगता था मैं दिन में 5-6 घंटे काम करती हूँ, पर शीट ने बताया कि असल में फोकस्ड काम सिर्फ 90 मिनट का था। वो एक बहुत बड़ा झटका था। और यही इस तकनीक की ताकत है। हमारा दिमाग ना अस्पष्ट चीजों को आसानी से तोड़ मरोड़ सकता है। मैंने कोशिश की, एक बहुत ही अस्पष्ट भावना है, लेकिन आज मैंने 6 पॉइंट कमाए, एक ठोस डेटा है। ये प्रक्रिया आत्मधोखे की गुंजाइश को ही खत्म कर देती है। जब हम अपने काम को अंकों में देखते हैं तो हम प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, और सबसे बढ़कर हम खुद के प्रति जवाबदेह बनते हैं। तो एक निडर लक्ष्य बनाना और उसे ईमानदारी से मापना। लेकिन जब मैंने ये मापना शुरू किया तो एक और बात सामने आई। मुझे पता चला कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, पर ये नहीं पता चला कि कहाँ और क्यों। अच्छा। और यहीं से हम तीसरे कदम पर आते हैं, जिसके 2 हिस्से हैं, फोकस शीट और डेली जीत। तो ये एक तरह से जासूसी करने जैसा है कि आपका समय आखिर जाता कहाँ है। हाँ, कुछ वैसा ही। पहले फोकस शीट की बात करते हैं। ये बहुत सरल है। बस ये लिखना है कि आपने काम कब शुरू किया, कब खत्म किया, और अगर बीच में ध्यान भटका तो क्यों भटका। मतलब क्या किसी का फोन आया या कोई और ख्याल मन में आ गया? हाँ, या सोशल मीडिया देखने का मन किया। ये शीट आपको बताएगी कि आपने काम के नाम पर असल में बिल्लियों की कितनी वीडियो देखी हैं। ये तो बहुत बेरहम सच्चाई हो सकती है। होती है, लेकिन इसी में इसका फायदा है। और अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, जो मुझे बहुत पसंद आया, डेली जीत लिखना। हर दिन अपनी छोटी छोटी जीतों को लिखना। जैसे आज मैंने फोन की लत को रोका और काम पर ध्यान दिया, या आज एक मुश्किल काम था लेकिन मैंने उसे टाला नहीं, या सबसे शक्तिशाली, आज मैंने अपने मन को हराया। और ये लिखने का छोटा सा काम भी मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ खुद को अच्छा महसूस कराने के बारे में नहीं है। नहीं, ये असल में आपके दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने जैसा है। एक चीज होती है विनर इफेक्ट, जहां हर स्वीकार की गई जीत, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगली जीत की संभावना को बढ़ा देती है। दिमाग को जीतने की आदत पड़ने लगती है। लेकिन क्या इससे ये खतरा नहीं है कि कोई सिर्फ छोटी छोटी जीतों में ही उलझ कर रह जाए और बड़ी जोखिम भरी चुनौतियों से बचने लगे? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, और यहाँ संतुलन की बात आती है। इसका लक्ष्य छोटी जीतों पर अटक जाना नहीं है, तो फिर? बल्कि उन्हें बड़ी छलांग के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना है। ये छोटी जीतें वो मनोवैज्ञानिक पूंजी बनाती हैं, वो आत्मविश्वास जिसकी जरूरत आपको उन बड़े जोखिमों को उठाने के लिए होती है। आप अपने दिमाग को सबूत दे रहे होते हैं कि मैं जीत सकता हूं, ताकि जब बड़ी चुनौती आए तो दिमाग तैयार रहे। हाँ, ताकि दिमाग कहे हम ये पहले भी कर चुके हैं, हम ये कर सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास का एक चक्र बनाने जैसा है। जीत से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से और बड़ी जीत, ये समझ में आता है। अब फोकस शीट से हमें पता चलता है कि हमारा ध्यान क्यों भटकता है। और अक्सर हम पाते हैं कि इसके पीछे कुछ गिनी चुनी आदतें होती हैं। ये हमें चौथे कदम पर लाता है, 3 जहरीली आदतें पहचानो। स्रोत के अनुसार ये वो 2-3 आदतें हैं जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। थिंकिंग और आलस या ऊर्जा की कमी। हाँ, ये ऐसी आदतें हैं जो हमारे फोकस, हमारी ऊर्जा और हमारे समय को चुपके से खा जाती हैं। लेकिन सिर्फ पहचानना ही काफी नहीं है। समाधान क्या है? और मुझे लगता है कि समाधान सिर्फ इन आदतों को रोको नहीं होगा, क्योंकि ये शायद ही कभी काम करता है। बिल्कुल नहीं। समाधान है उन्हें हटाकर उनकी जगह अच्छी आदतें रखना। स्रोत में 3 बहुत ही असरदार आदतें बताई गई हैं। अच्छा, कौन सी? पहली, रोज 20 मिनट शरीर को हिलाना, यानी किसी भी तरह का व्यायाम। दूसरी, रोज कुछ मिनट शांत बैठना, जिसे हम ध्यान कह सकते हैं। और तीसरी, रोज खुद से बात करना, यानी जर्नलिंग। ये आदत प्रतिस्थापन की एक बहुत ही प्रभावी रणनीति है। आदत प्रतिस्थापन? हाँ, हैबिट रिप्लेसमेंट। किसी बुरी आदत को सिर्फ रोकने की कोशिश करना इसलिए काम नहीं करता क्योंकि हमारे दिमाग को खालीपन पसंद नहीं है। हर बुरी आदत किसी न किसी जरूरत को पूरा करती है, चाहे वो बोरियत से बचना हो, तनाव कम करना हो, या सिर्फ एक डोपामाइन हिट हो। बिल्कुल। जब हम उसे हटाते हैं तो वो जरूरत बनी रहती है, लेकिन जब हम उस बुरी आदत की जगह एक अच्छी आदत को स्थापित करते हैं तो हम उस जरूरत को एक स्वस्थ तरीके से पूरा करते हैं। तो ये खाली जगह भरने जैसा है? उससे भी ज्यादा। ध्यान दें कि ये तीनों नई आदतें, व्यायाम, ध्यान और जर्नलिंग, सिर्फ समय नहीं भरती। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, यही आदतें आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। व्यायाम ऊर्जा देता है, ध्यान ओवर थिंकिंग को शांत करता है, और जर्नलिंग आपको अपने विचारों को समझने में मदद करती है। तो ये आदतें सीधे उन जहरीली आदतों की जड़ों पर हमला करती हैं। ये तो एक पूरी रणनीति है, सिर्फ कुछ टिप्स नहीं। ठीक है, तो हमने एक निडर लक्ष्य बनाया, उसे मापना शुरू किया,
अपनी कमियों को समझा और बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलने का प्लान बनाया। पर क्या होगा अगर ये सब करने के लिए हमारे पास ऊर्जा ही ना हो? और यही हम इस रोड मैप के अंतिम और शायद सबसे बुनियादी कदम पर आते हैं। कदम नंबर 5, नींद और ऊर्जा। इसे आखिर में रखा गया है, लेकिन ये शायद पहला कदम होना चाहिए था। शायद इसलिए कि इसकी अहमियत को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। स्रोत में साफ लिखा है, अगर नींद ठीक नहीं है तो कोई भी चुनौती लंबे समय तक नहीं टिक सकती। 100% सही बात है। आप चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य बना लें, अगर आपकी बैटरी ही चार्ज नहीं है तो आप कुछ दिन बाद हार मान लेंगे। इच्छा शक्ति, विल पावर एक सीमित संसाधन है और नींद की कमी उसे सबसे पहले खत्म करती है। हम अक्सर नींद को एक विलासिता समझते हैं, जबकि यह प्रदर्शन की नींव है। और यहीं पर स्रोत में एक बहुत ही प्रभावशाली पंक्ति है जिसने नींद के प्रति मेरा नजरिया ही बदल दिया। उसमें लिखा है, हर दिन एक तय समय पर सोना और एक तय समय पर उठना डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। वाह, ये एक लाइन ही सोचने का पूरा तरीका बदल देती है ना? हम अनुशासन को अक्सर एक बोझ की तरह देखते हैं, एक सजा की तरह, लेकिन जब हम उसे आत्मसम्मान से जोड़ते हैं तो वो एक चुनाव बन जाता है। खुद की देखभाल का एक तरीका। हाँ, ये कहने जैसा है कि मैं खुद का, अपने शरीर का और अपने दिमाग का इतना सम्मान करती हूँ कि मैं उसे वो आराम दूंगी जिसका वो हकदार है। और इस नजरिए से देखें तो ये कदम बाकी सभी 4 कदमों की नींव बन जाता है। बिना पर्याप्त ऊर्जा के निडर लक्ष्यों का पीछा करना, काम को मापना, फोकस बनाए रखना, ये सब लगभग असंभव है। ये आत्म सुधार के पिरामिड का आधार है। बिल्कुल। आत्मसम्मान का ये एक कार्य बाकी सभी प्रयासों को संभव बनाता है। तो अगर हम इन 5 कदमों को एक साथ देखें तो ये एक बहुत ही समग्र प्रणाली है। ये सिर्फ और मेहनत करो कहने से कहीं आगे जाती है। लेकिन स्रोत एक और जरूरी बात कहता है, ये यात्रा आसान नहीं होगी, हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। और असफलता के क्षणों के लिए क्या सलाह है? क्योंकि वही वो पल होते हैं जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो एक दिन जब आप जल्दी नहीं उठ पाए, ये जब आपने घंटों मोबाइल पर बर्बाद कर दिया। उसके लिए एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली मंत्र दिया गया है, गिल्ट नहीं, रीस्टार्ट। गिल्ट नहीं, रीस्टार्ट। हाँ, यानी अगर किसी दिन आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं तो अपराध बोध में डूबने की जरूरत नहीं है, खुद को कोसने की जरूरत नहीं है, बस अगले दिन फिर से शुरुआत करनी है, 0 से। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अपराध बोध एक दुष्चक्र बनाता है। हम गलती करते हैं, फिर उस गलती के बारे में बुरा महसूस करते हैं और उस बुरी भावना के कारण हम फिर से वही गलती करते हैं, ताकि थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कर सकें। हाँ, रीस्टार्ट की मानसिकता उस चक्र को तोड़ देती है। ये कहती है कि हर दिन एक नया मौका है, आपकी पिछली गलती आपको परिभाषित नहीं करती। और अंत में ये समझना जरूरी है कि ये 6 महीने का रोड मैप सिर्फ कुछ आदतें बदलने के लिए नहीं है। स्रोत के अनुसार यहीं से आपकी नई पहचान बनेगी, और पहचान बदली तो पूरी जिंदगी बदलेगी। और यहीं पर स्वामी विवेकानंद का वो उदाहरण आता है जिसका जिक्र स्रोत में भी है। मन को जीत लिया तो संसार जीतना आसान हो जाता है। इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य कुछ आदतें बदलना नहीं है, बल्कि अपने ही मन पर नियंत्रण हासिल करना है। जब आप बार बार ये साबित करते हैं कि आप अपने मूड और अपने बहानों से बड़े हैं, तो आप एक नई मजबूत पहचान बनाते हैं, और उस पहचान के साथ कुछ भी संभव लगने लगता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ 6 महीने की बात नहीं है, ये आने वाले कई सालों की नींव रखने की बात है। और अब सुनने वालों के लिए स्रोत से एक अंतिम विचारोत्तेजक सवाल। ये कोई सलाह नहीं है, बल्कि एक सीधी चुनौती है। और वो सवाल क्या है? स्रोत के अंत में लिखा है, अब फैसला तुम्हारा है, या तो खुद को बहलाते रहो या खुद को बना लो। ये एक बहुत ही स्पष्ट चुनाव है और इसका जवाब सिर्फ हम खुद को ही दे सकते हैं।